हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम ग्रामर के क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामर की क्लास को देखेंगे। ओके, आगे जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे ग्रामर की क्लास को। एंड इसमें अगर आपको किसी को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं। इस समय नोट्स में आपको क्या क्या मिलेगा, तो इस समय आपको नोट्स में 2 राइटर मिल जाएंगे, ठीक है। एंड 2 राइटर इस समय कंप्लीट हैं, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, हिस्ट्री, इतने सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी शेक्सपियर और मिल्टन कंप्लीट हैं, बाकी 4 राइटर पे आपकी कंप्लीट की जा रही है, वो भी जल्द मिल जाएगा, ठीक है। एंड शेक्सपियर एंड मिल्टन ये कंप्लीट है, आप ले सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, जो मैंने लास्ट क्लास में लिया था 2 दिन पहले आई थिंक, तो उसमें मैंने बताया था कि हम राइटर को अलग अलग क्यों कर दिया है। सारा रीज़न मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर बता देंगे, क्योंकि जब आपकी 6 राइटर की कंप्लीट हो जाएगी देन मैं फिर आपको दिखाऊंगी रिव्यू, ताकि बताया जाए कि जैसे 2 राइटर 6 राइटर का अलग अलग रहता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं कि सिर्फ बस कीट्स एंड ऑरवेल की ही चाहिए, कई रीज़न है, कीट्स एंड ऑरवेल की चाहिए। तो फिर इस वजह से जब ऐसे अलग अलग रहेगा, सेपरेट रहेगा, तो क्या करेंगे हम कि कीट्स और ऑरवेल को दे देंगे। और एक साथ अगर करें, अगर 6 राइटर को एक साथ अगर कर दे रहे हैं तो फिर क्या होता है कि 1500 प्लस पेज चले जा रहे हैं, फिर दिक्कत हो जाती है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। फिर यही सारी चीज़ें, इस वजह से सारे राइटर को अलग अलग कर दिया गया है। बाकी प्राइस भी अलग अलग है, ऐसा नहीं है। जैसे शेक्सपियर का 89 रख दिया है तो मिल्टन की 669 रख दिया है। अब इधर जितने भी आपके राइटर आएंगे, जिसे सिर्फ शेक्सपियर को छोड़ के बाकी जो 5 राइटर हैं, उनकी जो आपका अफोर्डेबल प्राइस है 69 में ही होगा हर पीरियड का, पर PDF का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी तो क्लासेस अगर वो PDF अफोर्डेबल नहीं लग रही है, जिसको भी वो भी ज़्यादा लग रहा है, बाकी सारी क्लासेस यूट्यूब पे चलती ही हैं, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट ही चल रही हैं। सारी थ्योरी क्लासेस तो चली रही है आपके लिटरेचर की, फिर दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे भी कवर कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। इधर द मैनेजर आर हिज असिस्टेंट दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर। अच्छा, बच्चे कह रहे थे इसमें कि टफ़ क्वेश्चन लाइए। टफ़ क्वेश्चन बिल्कुल किया जाएगा, लेकिन उसके पहले जो इजी क्वेश्चन है उसको तो कर लें। ये सीरीज चल रही है तो इजी टू टफ़ जाएगा, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ़ जाएगा, ठीक है। करते चलिए, इजी को भी करना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन कितनी बार आया, इधर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट, तो मैंने कितनी बार कहा है कि इधर और हो या नीदर नॉर हो। जब इधर और या नीदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो 2 सब्जेक्ट से जुड़े होते हैं, तो वर्ब हमेशा अपने नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार, जो मतलब अपने जो नज़दीक वाला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार। तो देखिए यहाँ पे इधर के बाद भी एक सब्जेक्ट आया है, और इधर के बाद भी एक सब्जेक्ट आया है, फिर और के बाद भी एक सब्जेक्ट आया है। यहाँ पे वर्ब रखनी है तो और के नियरेस्ट सब्जेक्ट यही है, तो यहाँ पे हिज असिस्टेंट है, ठीक है, हिज असिस्टेंट्स है। तो यहाँ पे ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, आर करेक्ट है। 2 दिन से क्लासेस नहीं हो रही थी, अपने लिटरेचर की क्लास अभी रुकी हुई है, लेकिन वो मैं कंटिन्यू करूँगी फिर से। ओके, चलिए। चूज द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। द किंग हैड ओनली डैश 1 eyed हॉर्स इन हिज स्टेबल। देखिए यहाँ पे हमें आर्टिकल का यूज़ करना है, ए और एन दी। तो यहाँ पे देखिए दा का लगेगा नहीं, और यहाँ पे देखिए 1 eyed है। जब हमको ए और एन का यूज़ करना होता है तो हम लेटर पर नहीं जाते हैं, बल्कि जो वर्ड है ना, वर्ड्स के साउंड पर डिपेंड करता है आपका ए और एन रखना। अब यहाँ पे देख लोगे, आप देखोगे, अगर जैसे यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे ओ दिख रहा है, आप सोचोगे कि ओ है तो हम लगा देंगे एन, बट यहाँ पे साउंड क्या निकल रही है, हम कैसे इसको, अगर हम इसको लिखेंगे, प्रोनाउंस करेंगे 1, है ना, 1 ऐसे ही तो प्रोनाउंस करते हैं 1, और इसको लिखते कैसे हैं 1, ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। तो वह क्या है, वह आपका कॉन्सोनेंट है, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यंजन, ठीक है, व्यंजन बोलते हैं। तो जब आपका साउंड कॉन्सोनेंट हो तो हम क्या लगाते हैं, ए, और जब आपका साउंड वाउल निकले, स्वर निकले, तब क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। अब यहाँ पे साउंड क्या निकल रहा है, हम लोग 1 बोलते हैं, 1, ओ नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा, सॉरी,
इसको हम लोग प्रोनाउंस क्या करते हैं वन से, और वाह क्या है कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा ए लग जाएगा, एन भी नहीं लगेगा। ठीक है, लाएंगे टफ क्वेश्चन भी लाया जाएगा। ठीक है, तो पहले ये पूरा कर लीजिए। एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन लगाना है। ऑल सिटीजन मस्ट कंप्लाई डैश द रूल्स ऑफ द लैंड। यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन का यूज़ करना होगा। ठीक है, देखिए कंप्लाई का मतलब क्या होता है। कंप्लाई की अगर हम बात करेंगे, कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना, है ना, या नियम। ठीक है, पालन करना, या फिर आप बोल सकते हो नियम मानना। और इसके साथ ना एक फिक्स, हमेशा कंप्लाई विद द रूल्स, हमेशा होता है कंप्लाई विद द रूल्स। ठीक है, ये मतलब नियमों का पालन करना। तो यहाँ पे विद इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आ जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक। व्हाइल आई डैश इन द गार्डन इट सडनली स्टार्टेड टू रेन। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप करते ही नहीं हो, इसलिए वीडियो बनाने का भी उतना मन नहीं करता, क्योंकि लगता है जैसे कोई सपोर्ट ही नहीं है आप लोग का। तो सपोर्ट उपोर्ट करा करें, ताकि मैं जैसे एक फ़्लो में क्लासेस चलती हैं, मैं पूरा कराने के लिए, मैं जानते हो मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे सारे। अभी तक मैंने जानते हो 89 आई थिंक 90 या 90 क्लास मैंने दे दिया है। अब क्या चाहिए, 90 क्लास थ्योरी दे दी है टीजीटी की। बहुत कुछ इसमें मिल जाएगा आपको, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। कितना नॉलेज इसमें हो जाएगा, जिसमें मैंने शेक्सपियर को कंप्लीट ही कर दिया। तीन हिस्ट्री प्ले को छोड़ दो, बाकी मैंने शेक्सपियर को कंप्लीट कर दिया। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर बात करें तो थ्योरी हो भी। वर्ड्सवर्थ को भी हमने कंप्लीट किया है। कुछ ही वर्क हमने जो उनके बहुत ज़्यादा लेस इंपॉर्टेंट है तो वही छोड़ा गया, बाकी इंपॉर्टेंट सारा कुछ वर्ड्सवर्थ का भी कवर किया गया। मिल्टन का भी इंपॉर्टेंट सारा कुछ कवर किया गया। गोल्सवर्दी का ही मैं मान सकती हूँ कि 3 प्ले मैंने कराए हैं अभी तक 3 या 4 प्ले हुए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो इसमें कुछ रह गया है गोल्सवर्दी वाले में, वो कराना है। बाकी जॉन कीट्स का हमने सिर्फ बायोग्राफी पढ़ा है। अब चल रहे हैं ऑरवेल की बायोग्राफी भी कर लिए। ऑरवेल के 5 वर्क भी आपके कंप्लीट हो गए। 5 ही हुआ ना, बर्मीज डे, एनिमल फार्म 1984, डॉटर्स, क्लर्जीमैन डॉटर्स, है ना, 4 हुआ या 5 हुआ, ऐसे कुछ 4 या 5। हाँ, मतलब ये भी हम उनकी बायोग्राफी भी पढ़ लिया है ऑरवेल की, और ये भी हम 4 या 5 कर लिए। अब सोचो पूरा मैंने। और रही बात शेक्सपियर की सोनेट का, तो सोनेट भी हमने किया है। शेक्सपियर की 3 सोनेट मैंने ऑलरेडी करा दिया है। मतलब सारी चीज़ें हम कर ही रहे हैं। ये ऐसे नहीं हुई है 90 वीडियोस, 90 क्लासेस ऐसे नहीं हुई है। तो थोड़ा सपोर्ट भी कि आप लोग का भी काम है। ऐसा नहीं है कि सारी जिम्मेदारी मेरी ही है, वो भी मैं आप लोग से कोई कॉस्ट वगैरह तो ले नहीं रही हूँ। सारी जिम्मेदारी, ये सोचो कि मैम अगर इतना कर रही है मैम समझो, बहन समझो कि अगर ये कर रही हैं इतना, तो फिर आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हाँ फिर इनका भी सपोर्ट किया जाए। जब आप सपोर्ट करते हो ना, तो फिर और अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है। जैसे आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है ना, हमको भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है वीडियो बनाने के लिए, क्लासेस देने के लिए। और यहाँ पे मैं कोई प्रैक्टिस नहीं कराती। प्रैक्टिस तो आपको ऑलमोस्ट पूरे YT चैनल पर मिल जाएंगे। आप जहाँ पे भी जाओगे सब जगह प्रैक्टिस आपको मिलेंगी। तो प्रैक्टिस के लिए भरपूर है, लेकिन बात थ्योरी की है, जो एक प्रॉपर वे में एक सीक्वेंस से कोई एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है, वो आपको ही ना इंग्लिश क्लासेस मिलेगा, जहाँ तक मुझे आइडिया है। अभी तक मैं ज़्यादा जानती नहीं YT पर, जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो अगर दिया जा रहा है तो उसकी वैल्यू करिए, नहीं तो फिर ये हो जाता ना दिमाग में कि शायद फ्री चीज़ें हैं, तो फिर फ्री चीज़ें हैं तो शायद उतनी वैल्यू नहीं है फ्री की। जैसे मैं भी जानती हूँ कि फ्री की वैल्यू नहीं है, बट फिर भी इसके बावजूद हम क्लासेस देते हैं कि चलो बच्चे पढ़ लेंगे, वो एस्पिरेंट पढ़ लेंगे, हो सकता है किसी का मेरे यूट्यूब चैनल से ही हो जाए, तो कल को हो सकता है मेरा नाम ले या मेरे चैनल का नाम ले, होती ना, यही लालच है और कोई लालच तो है नहीं। तो ये सारी चीज़ें अगर किया जा रहा है तो फिर देखो वो आपके ऊपर है। कल को आप सफल भी हो जाएं, नहीं भी नाम लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। हम तो किसी को जानते नहीं हैं, बाई फेस हम किसी को देखे नहीं हैं,
बाय नेम भी नहीं जानते हम किसी को। तो ये चीज़ें, अब कौन मेरे यूट्यूब चैनल से कल को सफल भी हो जाएगा या नहीं भी होगा, या हो भी जाएगा तो नाम ले या ना ले वो अलग चीज़ है, वो तो आप पे डिपेंड करता है। बट मेरा क्या काम है कि मैं अपना 100% दूँ, और वो दिया जा रहा है आपको, फिर आपको भी तो देना चाहिए ना 100%। लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर करें, और भी बच्चों को यहाँ मतलब और भी बच्चे ये वीडियोस देखें, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो परेशान होंगे कि हम पेड कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, कुछ ऐसा क्लासेस मिल जाएं जहाँ पे हमको सारी चीज़ें मिल जाएं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, तो उन तक भी पहुँचे। ठीक है, चलिए। वैसे मैं इतना बात नहीं करती क्लास में, फिर भी आज मैंने बोल दिया। चलिए ये वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वाइल आई डैश इन द गार्डन इट सडनली स्टार्टेड टू रेन। देखिए, जब पास्ट में कोई काम लगातार चल रहा हो और उसी बीच अचानक कोई दूसरी घटना हो जाए, तो जो काम पहले से चल रहा है उसे आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रखोगे। जो काम पहले से चल रहा है उसे आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रखोगे। और जो काम, जैसे यहाँ पे क्या, वाइल आई वॉज इन द गार्डन, मतलब मैं बगीचे में क्या कर रहा था, खोद रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वॉज डिगिंग। वाइल मैं बगीचे में खोद रहा था, तभी बारिश स्टार्ट हो गई। तो पास्ट में दोनों ही काम हुआ है, मतलब पास्ट में दोनों ही काम लगातार चल रहा है, लेकिन इसी बीच पास्ट में ये काम चल रहा है कि मैं बागीचों को खोद रहा था, फिर इसी बीच दूसरी घटना घट जाती है। दूसरी घटना ये है कि बारिश शुरू हो गई। तो जो काम पहले से चला आ रहा था, यानी जो काम पहले से चल रहा था, उसको आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रखोगे। वॉज वर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, डिड यू फिनिश द असाइनमेंट ऑन टाइम। इसमें हमें पैसिव करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिड यू फिनिश द असाइनमेंट ऑन टाइम, डिड से स्टार्ट हुआ है, तो पैसिव बनाते समय, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव से स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, एक्टिव वाइज आपका, तो पैसिव भी आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करोगे, यानी कि इंटेरोगेटिव से स्टार्ट करोगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से। तो पैसिव वाइज का जो हेल्पिंग वर्ब होगा इसका, उसी से आपको स्टार्ट करना है ये भी। तो इसका पैसिव वाइज का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वॉज या वर। ठीक है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो इस पैसिव वाइज का इसका हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर होगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, देखिए असाइनमेंट आपका क्या है, सिंगुलर है, सो यहाँ पे वॉज आया, यही करेक्ट हो जाएगा। हैड का कोई है ही नहीं बात यहाँ पे। चलिए, द कैप्टन सेड ब्रेवो यू हैव प्लेड मैग्निफिसेंटली। सॉरी, इसको ना इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो ये ध्यान रखना है, ये कितनी बार ये क्वेश्चन आया ना इस टाइप का, कि अगर देखोगे ना कि अगर कोई सेंटेंस ब्रेवो वर्ड से आता हो, देखिए यहाँ पे ब्रेवो का मतलब शाबाश। अगर कोई सेंटेंस जैसे आपका ये नरेशन है, तो मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब ब्रेवो वर्ड आता है ना, जिस सेंटेंस में ब्रेवो वर्ड आता है, तो इसका मतलब हुआ किसी की तारीफ़ या किसी की तारीफ़ करने के लिए होता है ये ब्रेवो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे इनडायरेक्ट में बनाते समय हम क्या करेंगे, ये जो सेड है ना, सेड को हटा के एप्लॉडेड में बदल देते हैं। सेड और ब्रेवो दोनों हट जाएगा और इनकी जगह पे एप्लॉडेड। एप्लॉडेड मतलब क्या होता है, तारीफ़ की, क्योंकि बात यहाँ पे ब्रेवो तारीफ़ के लिए ही आया है, तो हम उनको हटा के क्या करेंगे, एप्लॉडेड में चेंज कर देंगे। ठीक है, और आगे क्या करेंगे, जैसे सेड को एप्लॉडेड में चेंज कर देंगे, ब्रेवो को हटा के हम क्या रख देंगे, सेइंग दैट कह देंगे। ब्रेवो को हटा के हम आगे लिख देंगे सेइंग दैट, लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ पे एप्लॉडेड है, देन उसके बाद सेइंग दैट है। तो यहाँ पे देखोगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय का कोई सेंस यहाँ पे नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही एक आ रहा, द कैप्टन एप्लॉडेड देम हो गया। उसके बाद सेइंग दैट, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट पास्ट में, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। हैव प्लस V3 तो हैड प्लस V3 में हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आ जाएंगे, अंडरलाइन सेक्शन। आई डोंट नो वाई सी इज़ एब्सेंट टुडे। ये वाला बताना है कि कौन सा क्लॉज है, ये कौन सी क्लॉज है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता।
आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता, क्या नहीं पता, व्हाट, क्या नहीं पता। वाई सी इज़ अपसेट टुडे, मेरा आंसर क्या हो गया कि वाई सी इज़ अपसेट टुडे, वो इतना अपसेट क्यों है। तो मैंने इस व्हाट का आंसर क्या दिया, इस पूरी क्लॉज में, एक पूरी क्लॉज में दे दिया मैंने ये आंसर। तो जब भी कभी व्हाट का आंसर आपको दिया जाए एक क्लॉज में, तो उसे क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो नाउन क्लॉज है ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे ये आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गई, अब ये ऑब्जेक्ट ही आएगा ना। बट ये ऑब्जेक्ट आपका सिर्फ एक वर्ड ना होके इतने सारे वर्ड, यानी कि एक पूरी क्लॉज ही ऑब्जेक्ट बन गई है। तो यहाँ पे ये जो क्लॉज है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सी क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है। अब नाउन क्लॉज यहाँ पे किस तरह एक्शन यहाँ पे कर रहा है, तो नाउन क्लॉज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, यूज अनलेस, सॉरी, अनलेस ही डैश हार्ड ही विल नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन। यहाँ पे हमें बताना है अनलेस ही डैश हार्ड ही विल नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन। तो अनलेस का मतलब अनलेस हो गया या फिर अनटिल हो गया, ये दोनों नेगेटिव वर्ड हैं, मतलब इनके अंदर ऑलरेडी नॉट आता ही है, इनके अंदर ऑलरेडी नॉट रहता है। इनका मतलब अनलेस जब तक कि नहीं, यानी कि इसमें ऑलरेडी नहीं वर्ड है, यानी कि ये दोनों ही वर्ड क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। ठीक है, जब नेगेटिव हो गए तो इनसे अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उस सेंटेंस में नॉट लगाना ज़रूरी नहीं है। समझ में आया? जैसे अनलेस ही डैश हार्ड ही विल नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा। एक तो ये चीज़ें ध्यान रखना अनलेस का, दूसरा ये याद रखना कि जब भी आपका अनलेस हो, अनलेस से स्टार्ट हो सेंटेंस, या अनटिल से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, या इफ़ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, या व्हेन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, तो ये जो मतलब जब भी आपका अनलेस, अनटिल, इफ़ या व्हेन से सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा हो तो वो हमेशा किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, ये ध्यान रखना है। ये दूसरा रूल है। अनलेस कभी भी आए ना, ध्यान रखना, अनलेस में कभी भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अनलेस से अगर सेंटेंस स्टार्ट तो उसमें नॉट लगा देगा, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, उसमें नॉट नहीं लगेगा। दूसरा याद रखना कि अनलेस से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो वाली क्लॉज किस में जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगी। अनलेस हो गया, इफ़ हो गया। ठीक है, तीसरा याद रखना कि अनलेस कंडीशन के लिए आता है और अनटिल टाइम के लिए आता है, तो ये ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पे जो लगेगा, यहाँ पे आपका मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, तो विल वर्क होगा नहीं, ये होगा नहीं, यहाँ पे वर्क या वर्क्स लगेगा। अब यहाँ पे आपका क्या है, सब्जेक्ट ही है, ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है कि आपका सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है, ही सी इट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई सिंगुलर नाउन है, तो उनके साथ वर्ब में एस या ई एस लगता है। ठीक है, और दूसरा वाला आपका फ्यूचर में जाएगा, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये वो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जो होता है, जैसे इफ़ पोर्शन हो गया, अनलेस पोर्शन हो गया, इनसे सेंटेंस स्टार्ट होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आ जाएंगे। एवरीवन अटेंडेड द फेयरवेल पार्टी। क्वेश्चन टैग बताना है यहाँ का, यहाँ पे क्वेश्चन टैग बताना है, एवरीवन अटेंडेड द फेयरवेल पार्टी। देखिए, कभी भी आपका इनडिफिनिट प्रोनाउन से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, एवरीबडी, एवरीवन, समवन, इन सब से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो इनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा दे बनेगा। बस इतना ध्यान रखना, दे बनेगा। ठीक है, अब ये चूंकि ये जो सेंटेंस आपका पॉजिटिव है इसलिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो डोंट दे होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये पॉजिटिव है, यही आपका करेक्ट हो गया, डिडंट डे। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, ये तो एवरीवन हो गया, अगर नोबडी आता तब, नोबडी आता तब भी आप ध्यान रखना, तब भी दे ही बनता है। बस फ़र्क इतना रहता है कि नोबडी जब आएगा सेंटेंस तो वो सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव रहेगा, तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, इतना ध्यान रखना। दूसरा याद रखना, अच्छा एवरीथिंग से भी सेंटेंस स्टार्ट हो, जैसे एवरीथिंग हो गया, नथिंग हो गया, समथिंग हो गया, इनसे भी अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और इनका क्वेश्चन टैग किससे बनेगा, इनका क्वेश्चन टैग क्या होगा, इनका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, इट होगा। इतना चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है।
द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड डैश इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो ये रूल हम पढ़े थे, द नंबर ऑफ हो गया या आ नंबर ऑफ हो गया, दोनों के बाद प्लूरल नाउन आती है, बट द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब आता है और आ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब आता है, ये हमने पढ़ा था। तो दी नंबर ऑफ के बाद आप देखोगे आपकी जो नाउन आई है वो प्लूरल आई है, लेकिन वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे आपका लग जाएगा इज़। अगर यहीं पे आ नंबर ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट होता तब भी नाउन प्लूरल आता, बट वर्ब जो होती है वर्ब भी प्लूरल आती। तो दोनों में बस फ़र्क इतना है। अब यहाँ पे बताना है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कंसर्निंग अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, हमें यहाँ पे पहचान करनी है कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है। माई फादर गेव मी सम गुड एडवाइसेस। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे इंग्लिश में कुछ नाउन्स होते हैं ना जो अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब उनमें आप एस या एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते, जैसे कि एडवाइस हो गया, है ना। एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होता है, जैसे लगेज का लगेजेस नहीं होता है, मशीनरी का मशीनरीज नहीं होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता, क्योंकि इंफॉर्मेशन भी क्या है, अनकाउंटेबल है ना इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। ही प्रोवाइडेड मी विद अ पीस ऑफ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर पूछा जाए कि इन्फॉर्मेशन का अगर प्लूरल करना रहे तो हम क्या लगाएंगे, मतलब इसे गिनने या क्वांटिटी बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे अब पीस ऑफ लगा देंगे। अब पीस ऑफ सही रहेगा, अब पीस ऑफ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। बाकी आप देखोगे मशीनरीज कर दिया है गलत हो जाएगा, लगेजेस कर दिया है गलत हो जाएगा, एडवाइसेस कर दिया है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बताओगे, यहाँ पे करेक्ट कंपैरेटिव एडजेक्टिव, सी इज देन हर एल्डर सिस्टर। सी इज देन हर एल्डर सिस्टर। यहाँ पे मोर क्लेवर होगा, मोस्ट हो गया, या क्लेवरर होगा या मोर क्लेवरर होगा, क्या होगा। देखिए ध्यान रखना है क्लेवर, ठीक है, CLEVER, क्लेवर मतलब चतुर। इसका मतलब जो इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी, तो इसकी जो ये तो पॉजिटिव डिग्री हो गई, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, सॉरी, इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो क्लेवरर हो जाएगा। CLEVER, CLEVER, क्लेवरर, ये इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो हम जैसे आपका टॉल है, टॉल का टॉलर, कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, टॉल का टॉलर होता है। ठीक है, अब क्लेवर का क्लेवरर होगा। अगर इसे हम मोर क्लेवरर लिखें तो मोर क्लेवरर लिखना सरासर यहाँ पे गलत है। ठीक है, क्योंकि ग्रामर में दो कंपैरेटिव शब्द मोर या ER एक साथ कभी नहीं आते। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसी में मोर क्लेवरर लगा दोगे तो एक तो ER भी जोड़ दिए, ऊपर से आप यहाँ पे मोर लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा दोनों। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, अगर दोनों लगा रहे हैं मोर क्लेवरर तो इसे ना डबल कंपैरेटिव एरर कहते हैं, क्योंकि लगता नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्लेवरर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आ जाएंगे। एप्रोप्रिएट एडवर्ब हमें फिल करना है यहाँ पे, जो करेक्ट आपका एडवर्ब, द टी इज डैश हॉट टू ड्रिंक, द टी इज डैश हॉट टू ड्रिंक, मच वेरी टू एनफ, क्या आएगा यहाँ पे। देखिए अगर हम बात करेंगे इंग्लिश में एक फेमस पेयर आता है ये वाला 2+2। ठीक है, इंग्लिश में एक पेयर आता है 2+2, और इनका यूज ना नेगेटिव सेंस के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चे, नेगेटिव सेंस के लिए इनका यूज़, मतलब नेगेटिव सेंस देने के लिए तब किया जाता है जब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा हो कि काम ना हो सके, जैसे वो इतना थक गया है कि चल नहीं पा रहा है ना। तो इसका मतलब वो कोई चीज़ इतनी ज़्यादा हो कि काम ना हो सके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चाय इतनी गर्म है कि पी नहीं जा सकती, तो यहाँ पे वही ये नेगेटिव सेंस है। तो आपका जैसे यहाँ पे 2 दिया हुआ तो आगे ये वाला 2 आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इन्वर्जन बताना है। तो ये भी क्वेश्चन आया था ना इन्वर्जन वाला, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत नॉट ओनली से हो, हार्डली से हो, स्कार्सली से हो, नेवर से हो, एज सुन एज से हो, सॉरी नहीं, नो सूनर से हो, तो ये सारे क्या है, नेगेटिव वर्ड हैं, नेगेटिव एडवर्ब्स हैं।
तो हम क्या करेंगे, इसमें इन्वर्जन कर देंगे। इन्वर्जन का मतलब इसमें आपका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, देन आपका सब्जेक्ट आएगा, यानी कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, वो होता है इन्वर्जन। तो देखिए नॉट ओनली से सेंटेंस स्टार्ट है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट होना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया। नॉट ओनली से सेंटेंस स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब आया देन सब्जेक्ट आया, ठीक है, हो सकता है ये सही हो। आगे वर्ब भी सही लगी है फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि डिड है तो फर्स्ट फॉर्म की वर्ब सही लगी है। अच्छा और भी चेक कर लेते हैं। नॉट ओनली डिड ही स्टोल, अच्छा डिड लगाया यहाँ तक तो सही था, नॉट ओनली के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, सब्जेक्ट आया, लेकिन यहाँ पे स्टोल कर दिया है। अब चूंकि डिड लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, सेकंड या थर्ड फॉर्म तो नहीं आनी चाहिए, तो ये गलत लग रहा है मुझे। यहाँ पे हम देखेंगे, सॉरी ये वाला देखेंगे, नॉट ओनली है, नॉट ओनली के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, डायरेक्ट सब्जेक्ट आ गया देन हेल्पिंग, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा बी ही करेक्ट है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे फ्रेजल वर्ब की बात करेंगे। वी शुड नेवर लुक डैश अपॉन दी पुअर, ये फ्रेजल वर्ब है। अच्छा एक सीरीज और आपकी चलेगी जिसमें सारा कुछ रहेगा, जैसे वन वर्ड वगैरह, ठीक है। इसका बताना है, वी शुड नेवर लुक डैश अपॉन द पुअर। देखिए एक फ्रेजल वर्ब है, लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन इसका मतलब होता है किसी को नीची नज़र से देखना, है ना, तिरस्कार से देखना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें गरीबों को कभी नीची नज़र से नहीं देखना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन द पुअर। नेक्स्ट एक सेकेंड, नेक्स्ट वन है नॉन फाइनाइट वर्ब, यहाँ पे हमें फिल करना है, चूज द करेक्ट नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म। वुड यू माइंड डैश विंडो प्लीज, तो यहाँ पे हमें बताना है वुड यू माइंड डैश विंडो प्लीज। देखिए ग्रामर का एक रूल है, कुछ ऐसे स्पेशल, कुछ ऐसे बोल सकते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं ना, जैसे आपका माइंड हो गया सॉरी, जैसे आपका माइंड नहीं, जैसे ये कुछ वर्ब है, जैसे माइंड हो गया, इंजॉय हो गया, ठीक है, माइंड है, इंजॉय है, अवॉइड है, एडमिट है, ठीक है, डिनाय है। तो ये ध्यान रखना, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, इनके बाद जो वर्ब आएगी ना, इनके बाद वर्ब अगर आती है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म जरूर होगा, जिसको हम जिरंड कहते हैं, कि जिरंड होगा जरूर। इनके बाद अगर वर्ब आएगी तो जिरंड होगा, जिरंड वाला आएगा, यानी कि इनके बाद जिरंड आएगा, ऐसे भी याद रख सकते हो। लेकिन ऐसे भी याद रख सकते हो कि इनके बाद वर्ब आएगी तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा, तो ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे आओगे, वुड यू माइंड डैश विंडो प्लीज़, माइंड आया यहाँ पे, आगे मैंने कहा जिरंड आएगा, इन सारे वर्ब के बाद जिरंड आएगा, तो ये सब तो कट ही गए, है ना। क्लोजिंग इज करेक्ट, है ना। वुड यू माइंड, क्या आपको बुरा लगेगा, इसके बाद आपको क्या लगाना है, क्लोजिंग आएगा। तो ये कुछ याद रखना है आपने। चलिए नेक्स्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन यूज़ करना है। दिस न्यू स्मार्टफोन इज़ कम्प्लीटली इन्फीरियर डैश द प्रीवियस मॉडल, तो ये भी इजी है ना। जैसे कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके लास्ट में IOR आता है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके लास्ट में IOR आता है, जैसे इन्फीरियर हो गया, जैसे आपका इन्फीरियर हो गया, ठीक है, जैसे आपका सुपीरियर हो गया, ठीक है, जैसे आपका इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, ओके, प्रायर, एटसेट्रा, ठीक है। इनके बाद कंपैरिजन करने के लिए कभी भी दैन मत लगाना, इनके बाद कंपैरिजन करने के लिए टू आता है, कभी भी दैन मत लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे टू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, करेक्ट द कंजंक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस डैश यू स्टार्ट अर्ली यू विल मिस द मॉर्निंग फ्लाइट, ठीक है। किसी बच्चे ने कहा था कि एक वो जो क्वेश्चन था ब्लाइंड वाला, कि अगर एक आँख से अंधा है तो वहाँ पे ब्लाइंड इन आता है, तो मैंने इन ही शायद बताया था। ब्लाइंड इन आता है, ऑफ आता है, टू नहीं आता। टू तो वहाँ पे आता है जब इग्नोर वाले सेंस में बात हो, है ना, तो वहाँ पे टू आता है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाएंगे, डैश यू स्टार्ट अर्ली यू विल मिस द मॉर्निंग फ्लाइट, तो ये अब बताना है यहाँ पे क्या होगा।
मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब तक तुम जल्दी शुरू नहीं करोगे तुम्हारी सुबह की फ़्लाइट छूट जाएगी, यदि नहीं, जब तक कि नहीं, है ना। तो ये क्या है, इफ़ नॉट, एक नेगेटिव कंडीशन की बात कर रहा है। तो नेगेटिव कंडीशन की बात हो रही है तो हमें क्या यूज़ लगाना, कंडीशन की बात हो गई तो अनलेस लगाना है। अनलेस करेक्ट हो जाए, क्योंकि अनलेस ही कंडीशन के लिए आता है। जब तक तुम जल्दी शुरू नहीं करोगे तुम्हारी सुबह की फ़्लाइट छूट जाएगी, यदि नहीं, जब तक कि नहीं। नेक्स्ट, पैसिवाइज करना है। पुलिस अरेस्टेड द नोटोरियस थीफ स्टडे। अरेस्टेड है तो इसका पैसिवाइज हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर होगा प्लस V3 होगा। देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। इज़ वाला, इज़ प्लस V3 कट गया, वॉज प्लस V3 ये सही हो सकता है, हैज़ बीन ये भी गलत है, ये भी गलत, तो ये यही आपका करेक्ट हो गया B। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर शी सेड आई हैव बीन राइटिंग दिस एसे सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे बताना है क्या होगा, ठीक है। तो शी सेड, अब यहाँ पे शी सेड आया तो इसकी जगह पे, सॉरी, इसकी जगह पे दैट आएगा, फिर क्या होगा, फिर हम देखेंगे दैट आएगा, ठीक है, इसकी जगह पे दैट आ जाएगा। उसके बाद हैव बीन राइटिंग है तो हैव बीन को किस में चेंज कर देंगे। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि इनडायरेक्ट का पक्का रूल है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए अंदर का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे कि हैव बीन, इसको बदल के हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगा देंगे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ठीक है। तो ये चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे हैव बीन है तो इसे क्या कर देंगे, हैड बीन में चेंज कर देंगे, बाकी ये सब रखा जाएगा। दिस को दैट में चेंज कर देंगे, बाकी कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो वॉज नहीं करेक्ट होगा, ये भी नहीं करेक्ट होगा। हैड बीन राइटिंग दैट इससे सिंस मॉर्निंग ये करेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये भी गलत हो गया क्योंकि पर्सन यहाँ पे चेंज नहीं किया। सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट, करेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म बताना है। डैश एग्जॉस्टेड बाय द मैराथन ही collapsed ऑन द ग्रास। बी बीइंग, बीन, हैविंग। देखिए, जब एक सिचुएशन या कोई घटना के कारण दूसरी घटना घटती है तो रीज़न बताने वाले पार्ट को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू करते हैं। जैसे कोई घटना, जैसे कोई सिचुएशंस है, कोई घटना है ना, उसके कारण दूसरी घटना घटती है तो जो रीज़न बताने वाले पार्ट, जो रीज़न बताने वाले होंगे उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, इससे शुरू करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, चूँकि ये थका हुआ है ना, चूँकि ये थका हुआ, स्टेट ऑफ बीइंग यहाँ पे है, तो यहाँ पे बी यानी कि ING फॉर्म यानी कि बीइंग का यूज़ होगा। बीइंग एग्जॉस्टेड, थका हुआ होने के कारण, ही collapsed ऑन द ग्रास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीइंग, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। द एजाइल कैट जम्प्ड डैश द किचन काउंटर। द एजाइल कैट जम्प्ड ऑन द डैश द किचन काउंटर, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका इजी है, जम्प्ड अपॉन होगा, अबव होगा, ओवर या एट, क्या होगा, तो ये प्रीपोजिशन ऑफ मोशन का रोल है, यानी कि जब कोई चीज़ या कोई एनिमल्स नीचे से छलांग लगाकर किसी दूसरी चीज़ की सतह के ऊपर जाकर बैठ जाए तो हमेशा, यानी ऑन द सरफेस है ना, उस पर जाके बैठ जाए तो हमेशा अपॉन का यूज़ होता है, ठीक है, अपॉन का। और हवा में ऊपर से बिना छुए गुजर जाने के लिए ओवर का यूज़ करोगे आप, ठीक है, ये ध्यान रखना है। द एजाइल कैट जम्प्ड अपॉन द किचन काउंटर, तो ध्यान रखना जब कोई चीज़ या कोई एनिमल्स नीचे से छलांग लगाकर किसी दूसरी चीज़ की सतह के ऊपर जाकर बैठ जाए, मतलब वो टच कर रहा हो, तो वहाँ पे अपॉन आ जाएगा। और हवा में ऊपर से बिना छुए गुजर जाए तो ओवर है, ठीक है। जैसे एरोप्लेन। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। डैश गोल्ड माइन इन साउथ अफ्रीका इज एक्सपोर्टेड वर्ल्ड वाइड, बताना है। गोल्ड इज माइन, सॉरी, गोल्ड माइन इन साउथ अफ्रीका इज एक्सपोर्टेड वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे ए एंड दी का हमें लगाना है, क्या लगेगा। देखिए, आमतौर पर अगर बात करेंगे तो किसी मटेरियल नाउन, जैसे मटेरियल नाउन जैसे गोल्ड है ना, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, आयरन हो गया, इनके नाम से पहले हम आर्टिकल ए और एन नहीं लगाते। मटेरियल नाउन के आगे ये ध्यान रखना है कभी भी कि मटेरियल अगर नाउन है तो इनके आगे आप ए या फिर एन
नहीं लगाते लेकिन इनके आगे ए एन नहीं लगाते, लेकिन इनके आगे दा लगता है। किस कंडीशन में? तो किस कंडीशन में? कब? जब किसी खास जगह सोने की बात हो, है ना। मटेरियल नाउन जब किसी खास जगह की सोने की बात हो। जैसे यहीं पे देखोगे, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, वाटर है, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है, जिनसे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती है। तो ये आयरन हो गया, तो इनके आगे कभी ए एन नहीं लगाओगे, लेकिन इनके आगे आप ए एन दा लगाओगे। दा किस कंडीशन में लगता है? जब किसी खास जगह की बात होती है। जैसे किसी यहाँ पे कह रहा है गोल्ड माइन इन साउथ अफ्रीका, अफ्रीका का जो गोल्ड माइन है, यहाँ पे खास कर दिया है इस गोल्ड को, है ना। यहाँ पर स्पेसिफिक कर दिया है अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में निकाले गए सोने की बात हो रही है। तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका का ये सोना हो गया, यहाँ पे खास कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया, इसलिए इसके आगे दा लगाएंगे हम। ठीक है, स्पेसिफिक कर देगा तो आप दा लगाओगे। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, आई डैश माई डिग्री बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। बताना है आई डैश माई डिग्री बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है जब सेंटेंस में फ्यूचर के किसी डिफिनिट टाइम तक, किसी मतलब डिफिनिट टाइम मतलब डेड लाइन तक काम पूरा हो चुकने की बात हो, जैसे बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल के अंत तक मेरा ये काम हो जाएगा। तो फ्यूचर में कोई निश्चित समय की बात कर रहा है ना, किसी निश्चित समय तक की बात हो रही है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, उस सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब शैल हैव, विल हैव प्लस V3। जैसे यहाँ पे क्या लग गया, आई लग गया, तो आई शैल हैव फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूजेस बताना है, सही कौन सा है। देखेंगे यहाँ पे करेक्ट है, द टू राइवल ब्रदर्स हिड देमसेल्व्स, हिड देयर सेल्व्स, हिड देमसेल्फ। क्या करेक्ट होगा यहाँ पे? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जैसे आपका दे अगर है तो दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? देमसेल्व्स। दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स होता है, लेकिन डिक्शनरी में दियर सेल्फ, देमसेल्फ या देमसेल्फ जैसा कोई शब्द नहीं होता है। जैसे यहाँ पे दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो सही होगा यही सही होगा, पहला वाला। अब यहाँ पे टू राइवल ब्रदर्स की बात हो रही है, प्लूरल है, तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका दे का ही माना जाएगा, देमसेल्फ लगाना पड़ेगा। चलिए, क्योंकि आप देखोगे उसमें प्रोनाउन में दे है प्लूरल। Appropriate relative pronoun, the stray dog dash I adopted last week is very playful। बताना है यहाँ पे क्या होगा। The stray dog dash I adopted last week is very playful। तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे डॉग की बात हो रही है ना, किसी नॉन लिविंग चीज़ की बात हो रही है, एनिमल्स की बात होगी। किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए हमेशा आप क्या लगाओगे? विच या दैट, विच भी लगाओगे और आप दैट का भी यूज़ करोगे, चाहे वो एनिमल्स हो गए चाहे कोई नॉन लिविंग चीज़, तो आप उसके लिए विच या दैट का यूज़ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा विच। बाकी हु और हुम, ये जो हु है और हुम है, इनका यूज़ ना ह्यूमंस के लिए होता है। अब चूंकि यहाँ पे डॉग की बात हो रही है तो इसलिए विच करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, the piece of essential commodities has gone up significantly। नेक्स्ट वन पे आ जाएंगे, the price of essential commodities, यहाँ पे क्या होगा? has gone up significantly। देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है कॉमोडिटीज़ है ना, एसेंशियल कॉमोडिटीज़, आगे क्या है आपका? ऑफ लगा हुआ है, तो हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या होगा? अगर हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है ना। ऑफ आपका प्रेपो है, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ड होगा वो सब्जेक्ट तो होगा नहीं। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो इट मीन्स कि एसेंशियल कॉमोडिटीज़ ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? इसके पहले द प्राइस जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। तो जब ये हमारा सब्जेक्ट पता चल गया कि द प्राइस हमारा सब्जेक्ट है, अब देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल।
तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। आगे आपका यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो इज तो लगेगा नहीं, ना ही आर लगेगा, यहाँ पे हैज़ या हैव लगेगा। कि अब चूंकि हमारी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव, कोलकाता इज डैश फ्रॉम दिल्ली देन कानपुर इज। क्या आएगा यहाँ पे, हमें करेक्ट एडजेक्टिव रखना है। ठीक है, देखिए जो फार वर्ड है, फार वर्ड जो है, फार फार का मतलब दूर है ना, दूर। और इसके दो कंपैरेटिव फॉर्म होते हैं, है ना, इसके दो कंपैरेटिव रूप होते हैं। एक तो फारदर होता है, फारदर, और एक आपका फर्दर। एक फारदर होता है, एक आपका फर्दर होता है। तो जब हम किसी फिजिकल डिस्टेंस की बात करते हैं, है ना, जब किसी हम फिजिकल या रियलिस्टिक डिस्टेंस की बात करते हैं, किलोमीटर या मील की बात करते हैं, तब हम मतलब मील की बात करते हो, फिजिकल डिस्टेंस की बात तुलना करते हैं, तो हम हमेशा क्या लगाते हैं, फारदर। ये किसके लिए आता है, ये डिस्टेंस के लिए आता है, किसी फिजिकल डिस्टेंस, किलोमीटर। ठीक है, तब हम क्या लगाते हैं, फारदर लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे फर्दर कहाँ लगता है, तो फर्दर का यूज जैसे हमने कहा आगे की बात या आगे का एडिशनल नॉलेज, एडिशनल अगर कोई बात हम कह रहे हैं या आगे की बात या एडिशनल नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, फर्दर लगाओगे, एडिशनल नॉलेज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पे दूरी की बात हो रही है ना, डिस्टेंस की बात हो रही है, तो भाई यहाँ पे क्या लगेगा, फर्दर लगेगा या फारदर, फारदर लगेगा। अब चूंकि यहाँ पे आपका कंपैरेटिव डिग्री है तो फारदर इज करेक्ट, सुपरलेटिव होती तो फारदेस्ट लग जाता। ठीक है, नेक्स्ट बताना है यहाँ पे, एज सुन एज ही सॉ द पुलिस द बर्गलर रैन अवे। इसका बताना है ये कौन सा क्लॉज है, ये कौन सी क्लॉज है, एज सुन एज ही सॉ द पुलिस कॉमा द बर्गलर रैन अवे। देखिए ये जो एज सुन एज है ना, ये टाइम को दिखाता है, टाइम को शो करता है। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन जो पार्ट है ये बता रहा है कि चोर कब भागा, यही तो, द बर्गलर रैन अवे, चोर भागा, एज सुन एज ही सॉ द पुलिस, यही क्लॉज बता रहा है कि चोर कब भागा, किस समय भागा। तो जो क्लॉज किसी घटना के घटने का टाइम बताए उसे हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लॉज तो कहते हैं, चूंकि इसमें टाइम बता रहा है इसलिए यहाँ पे आपका पूरा हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ऐसे भी आप देख सकते हो, बर्गलर रैन अवे, चोर भाग गए कब, जैसे ही पुलिस ने देखा, इसी पे फोकस हो रहा है, देखने पर। तो वर्ब है ये, और वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना, ये जो क्लॉज है ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो जो वर्ब को मॉडिफाई करे वैसे भी वो एडवर्ब कहलाता है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, कंपाउंड नाउन बताना है। यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है जहाँ पे कंपाउंड नाउन का सही यूज़ हुआ है। आई हैव 500 रुपी नोट, ये हम पढ़ चुके थे, इसका मैंने बताया भी था, है ना। जब किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए मतलब किसी नंबर वाले शब्द का यूज़ हो तो हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव की तरह, यानी कि हाइफन लगा कर किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा, 500 रुपी, ये भी आपका नाउन है, ये भी आपका नाउन है। अब ये नाउन इसकी विशेषता बता रहा है, इस नाउन की ये विशेषता बता रहा है, तो हम अब इसके पहले क्या है, नंबर है, ये भी इसी की विशेषता बता रहा है, तो ये दोनों ही इसी की विशेषता बता रहे हैं। तो आपस में इन दोनों के बीच में एक हाइफन मार्क होगा, हाइफन होगा तो ये दोनों ही क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, यानी कि ये तो रहेगा, ये भी सिंगुलर रहेगा, लेकिन ये आपका जो हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों, ये सिंगुलर रहेगा। कहने का मतलब है ये सिंगुलर रहेगा, 500 रुपी, ये प्लूरल हो सकता है। सॉरी यहाँ पे मैंने देखा ही नहीं है, एक सेकेंड,
यहाँ पे नोट है ना, इसको ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है ये भी। तो ये तीनों ही क्या है, हाइफन से लगे हैं, तो इनमें कभी प्लूरल नहीं लगेगा। ना 100 में आप एस लगा सकते हो, ना ही रुपी में लगा सकते हो, क्योंकि आगे नंबर भी दे दिया है। तो यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा आपका। करेक्ट प्रपोजिशन, माई ग्रैंड फादर इज़ एक्सट्रीमली फॉन्ड डैश क्लासिकल म्यूज़िक। अब नेक्स्ट टाइम जो आपकी ग्रामर की क्लास आएगी वो आपके टफ क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फॉन्ड ऑफ करेक्ट हो जाएगा। ये फिक्स प्रपोजिशन है, फॉन्ड ऑफ, किसी चीज़ का शौकीन होना। नेक्स्ट पैसिव करना है, आई नो हिम वेरी वेल, आई नो हिम वेरी वेल। तो पैसिव आज इसका क्या होगा, इज एम आर, इसकी हेल्पिंग हो जाएगी, प्लस V3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम वॉज वाला तो कट गया, ये भी कट गया। ही इज़ नोन, एक चीज़ और रूल है, आपका जो नो है ना, नो मतलब जानना, नो एक ऐसा वर्ब है ना जिसके पैसिव वाइज में कभी बाई नहीं लगता, बल्कि हमेशा टू लगता है। तो बाई वाला भी कट गया, ये वाला सही हो गया, इसलिए ही इज़ नोन टू मी। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, द टीचर सेड वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ये आपका क्या है, एक साइंटिफिक फैक्ट है ना, यूनिवर्सल फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, हैबिचुअल चीज़ें हो, तो वो उसका जो टेंस है वो कभी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे द टीचर सेड दैट हो जाएगा, बाकी इधर वाला सेंटेंस एज इट इज़ रखा जाएगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। द टीचर सेड दैट द वाटर बॉयल्ड, सॉरी ये नहीं करेक्ट होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, द टीचर सेड दैट वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये सही हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक साइंटिफिक फैक्ट है, पानी का 100 डिग्री पर उबलना साइंटिफिक फैक्ट है। तो जब बात साइंटिफिक फैक्ट की हो, यूनिवर्सल फैक्ट की हो, है ना, हैबिचुअल फैक्ट की बात हो, तो उसका टेंस कभी चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन टैग बताना है, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो मिल्क इन द जग। यहाँ पे इसका क्या क्वेश्चन टैग होगा, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो मिल्क इन द जग। ठीक है, इसमें ऑलरेडी ये सेंटेंस आपका क्या है, नेगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो इसे हम क्या करेंगे, टैग में भी सब्जेक्ट के रूप में देयर ही रहता है, तो सही टैग क्या होगा, इज देयर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, करेक्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ही इज़ बोथ एन एक्लेम्ड राइटर डैश अ सक्सेसफुल डायरेक्टर। एक कोरिलेटिव कंजंक्शन हमें लगाना है, जैसे कि बोथ एंड हो गया, है ना, बोथ एंड हो गया, एज वेल एज हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, इधर और हो गया, नीदर नॉर हो गया, सारे क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। तो यहाँ पे एंड करेक्ट हो जाएगा बस। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, इधर ऑफ द टू कैंडिडेट्स दैट एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू, ये आपके लिए तो ईजी होगा, इधर ऑफ द टू कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे आप देखोगे, भले ही यहाँ पे दो कैंडिडेट की बात हो रही है, दोनों में से किसी एक की बात हो रही है। जब इधर ऑफ से स्टार्ट होगा, आपकी जो नाउन होगी वो प्लूरल होगी, लेकिन वर्ब जो होगा सिंगुलर, क्योंकि इधर ऑफ द टू कैंडिडेट, और इधर ऑफ जो होता है ना, वो भी दो की बात करता है, नीदर ऑफ भी दो की बात करता है, लेकिन इधर ऑफ में दो में से किसी एक की बात करता है, और नीदर ऑफ में दोनों में से किसी की बात नहीं करता। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका इज़ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इजी है इसलिए जल्दी जल्दी हम चल रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिक्ट मैनेजर मेड मी डैश द एंटायर रिपोर्ट अगेन। तो ये पॉजिटिव वर्ब का रूल है कि मेक या मेड के बाद कोई लिविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि मी या हिम आता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मेड है, उसके बाद यहाँ पे लिविंग ऑब्जेक्ट आया, मी या हिम आता है, जिससे काम करवाया गया हो, तो तुरंत यहाँ पे आया, द स्ट्रिक्ट मैनेजर मेड मी, इससे काम करवाया गया, तो यहाँ पे आपका आया। इसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, जिसे हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइप हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए मेक या मेड, इनके बाद वो आपका जो लिविंग ऑब्जेक्ट है वो आया, देन उसके बाद जो वर्ब आएगी वो बेयर इन्फिनिटिव में आएगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टाइप। बेयर इन्फिनिटिव मतलब बिना टू के। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस है ये, टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। यहाँ पे हमें बताना है कौन सा ये सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो देखेंगे इसमें
जब पूरी तरह से यानी कि प्रिंसिपल और अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देने वाला हो तो हम क्या करेंगे उसे। देखिए कंपाउंड जो सेंटेंस होता है, अगर हम बात करें कंपाउंड जो आपका सेंटेंस होता है, इसमें आप देखोगे दोनों जो क्लॉज होती है वो इंडिपेंडेंट होती है और इसे आप फैन बॉयज़ से रिलेट कर सकते हो। मतलब इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को फैन बॉयज़ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये फैन बॉयज़ भी आपको नहीं दिखेंगे, तब दोनों को कौन कनेक्ट करता है, तब दोनों को कौन कनेक्ट करता है, सेमी कॉलन, ये कनेक्ट करता है कभी कभी। तो ये ध्यान रखना है, या तो फैन बॉयज़ कनेक्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, या तो सेमी कॉलन आपका कनेक्ट करेगा। अब चूंकि यहाँ पे फैन बॉयज़ है नहीं, यहाँ पे आपका सेमी कॉलन है और ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड। नेक्स्ट करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। द यंग प्रिंस इज डैश एयर टू मैसी फॉर्चून। जल्दी चलेंगे क्योंकि सारे इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट थोड़ा मैं करूँगी टफ, इसको लेके आऊँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एयर है, हमें ए और एन का यूज़ करना है, तो एयर है ना, एच से भले ही शुरू हो रहा है, एच आपका कॉन्सोनेंट है ना, एच जो है ये आपका कॉन्सोनेंट है, भले ही यहाँ पे एच से शुरू हो रहा है, बट हम इसको जब बोलते समय एच यहाँ पे साइलेंट होता है, इसका जो प्रोनाउंस होता है वो एयर होता है, एयर होता है। प्रोनाउंस कैसे कर रहा है, एयर, भले ही यहाँ पे एच है कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब प्रोनाउंस करेंगे तो एयर। अब यहाँ पे एयर आ रहा है तो ये जो ए है ये क्या है, ये स्वर है, यानी कि ये वाउल है। साउंड जो निकल रहा है वो वाउल का साउंड निकल रहा है, तो वाउल का जब साउंड निकल रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट द ट्विन सिस्टर्स लव डैश डीपली। दो की बात हो रही है, जब केवल दो लोगों के बीच आपसी रिलेशन, आपस की बात होती है, जैसे जुड़वा बहनें यानी दो लोग हैं तो ईच अदर का यूज़ करोगे। अगर दो से अधिक लोग की बात हो रही है तो वन अनदर। अगर सिर्फ टू की बात हो रही है तो आप ईच अदर, है ना। दो के लिए आप क्या करोगे, ईच अदर का यूज़ करोगे। लेकिन मोर देन टू की अगर बात हो रही है, मोर देन टू की अगर बात हो रही है तो आप क्या लगाओगे, वन अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे दो जो ट्विन सिस्टर हैं वो क्या है, लव डीपली, क्या डीपली, ठीक है, आपस में बहुत प्यार है दोनों बहनों का, ईच अदर। नेक्स्ट मॉडिफाई कंपैरेटिव डिग्री। द पेशेंट इज फीलिंग डैश बेटर टुडे। सिलेक्ट द करेक्ट एडवर्ब। ऐसे एडवर्ब को हमें चूज करना है जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, ठीक है, बताना है। वेरी मच मोर टू, बेटर, ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है ना, तो कौन सा ऐसा एडवर्ब होगा जो इसको मॉडिफाई करता होगा कंपैरेटिव एडजेक्टिव को। देखिए बेटर एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है और कंपैरेटिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई बताने, मतलब कंपैरेटिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने या उसे और जोरदार बनाने के लिए हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, मच का यूज़ होता है, मच बेटर, मच टॉलर, मच स्ट्रॉन्गर। वेरी का जो यूज़ होगा ना, वेरी जो यूज़ होता है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, जैसे वेरी गुड, इसलिए मच बेटर इज करेक्ट। नेक्स्ट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डैश अ पावरफुल मिलिट्री। इसका बताना है क्या होगा, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नाम के अंत में स्टेट्स लगा है ना, नाम के लास्ट में स्टेट्स लगा है, जिसे देखकर ये प्लूरल माना जाता है, मतलब प्लूरल लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक ही देश का नाम है। ऐसा लगता है ना द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऐसा लगता है कई देश हैं इसमें, देखने में लग रहा है, बट इसे एक्चुअल में ये एक ही देश है, ये एक प्रॉपर नाउन है और एक देश होने के नाते इसे सिंगुलर मानकर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इफ़ सी हैड इन्वाइटेड मी डैश आई डैश द वेडिंग। इफ़ ही हैड इन्वाइटेड मी, देखिए वो वाला सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 3 है कि अगर आपका इफ़ वाला पोर्शन हैड प्लस V3 में आए तो जो दूसरा क्लॉज होगा वो वुड हैव प्लस V3 में आएगा, तो यहाँ पे आपका ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कंसर्निंग प्लूरल नाउन्स।
इसे बताना है क्या होगा, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है प्लूरल नाउन्स में अगर देखा जाए। देखिए कुछ जैसे इंग्लिश में ना कुछ इक्विपमेंट होते हैं, कपड़े होते हैं जो दो समान हिस्सों में से मिलकर बने होते हैं ना, जैसे सीजर्स है ना, सीजर्स, पैंट्स, स्पेक्टिकल्स, टोंग्स, कुछ ऐसे हैं। जैसे सीजर्स हो गया SCISSORS सीजर्स, पैंट्स हो गए PANTS पैंट्स, स्पेक्टिकल्स हो गए, टोंग्स हो गए, एट्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे औजार हैं, ऐसे कपड़े जो दो समान हिस्सों से मिलकर बने होते हैं, है ना। तो हमको लगता है ये हमेशा प्लूरल माने जाते हैं। इनके साथ प्लूरल सेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दीज और प्लूरल वर्ब आता है। इनके साथ अगर प्लूरल सेंस निकालना तो दीज आएगा इनके आगे, बाकी इनके साथ ये प्लूरल ही होते हैं और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आती है। तो यहाँ पे दीज सीजर्स आर वेरी ब्लंट, ये करेक्ट हो जाएगा। दिस नहीं होगा क्योंकि आगे प्लूरल है तो दिस नहीं लगाओगे आप। दीज है तो सीजर्स, यहाँ पे इज नहीं आएगा, दिस नहीं आएगा। इनके आगे अगर आपको प्लूरल दर्शाना है तो दीज लगाओगे, दिस नहीं आएगा। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, ओनली अ फूल वुड बिलीव सच अ स्टोरी। इसे करना क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसे नेगेटिव में करना है। क्या होगा ये वाला, कितनी बार मैंने आपको बताया भी है कि अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का रूल होता है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत में ही ओनली आ जाए, ठीक है, ओनली आ जाए या अलोन। अगर आपकी सेंटेंस की ही शुरुआत ओनली या अलोन वर्ड से हो तो ये मतलब किसी इंसान के लिए होता है ओनली या अलोन। तो ये जो शब्द होते हैं किसी इंसान के लिए होते हैं, किसी इंसान के लिए यूज़ होते हैं। तो इसे हटाकर हम क्या करेंगे, सेंटेंस की शुरुआत में इसे हटाकर जब इसे चेंज करेंगे तो नन बट लगा देंगे, नन बट। ठीक है, फिर से लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, नन बट हम लगाते हैं। इसको हटा के जब इसको हम चेंज करेंगे ना तो इसको हटा के हम नन बट का यूज़ करेंगे, के सिवाय। मतलब नन बट का मतलब के सिवाय कोई नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ ओनली अ फूल वुड बिलीव सच अ स्टोरी। एक मूर्ख के सिवाय, अगर हम इसको चेंज करेंगे, एक मूर्ख के सिवाय कोई भी ऐसी कहानी पर विश्वास नहीं करेगा। तो नन बट अ फूल वुड बिलीव सच अ स्टोरी। तो सिंपली ओनली या अलोन से सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसका अगर नेगेटिव बोला है करने के लिए तो ओनली को हटा के आप नन बट में चेंज कर दोगे। नेक्स्ट, लिसन केयरफुली व्हाट योर टीचर्स से। ये कौन सा क्लॉज है ना। लिसन केयरफुली कौन सा क्लॉज है ये बताना है। देखिए यहाँ पे प्रेपोजिशन लगा हुआ है, तो एक रूल ये भी है नाउन क्लॉज को पहचानने का। प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई क्लॉज आती है, प्रेपोजिशन के बाद अगर आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज आती है, ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज़ें। प्रेपोजिशन के बाद अगर आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, व्हाट योर टीचर्स से, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज आती है तो वो भी कौन सी क्लॉज होगी, वो भी आपकी नाउन क्लॉज होगी। ऐसे भी याद रख सकते हो इसको। यहाँ पे प्रेपोजिशन दिया हुआ है टू, और टू के बाद जो पार्ट आया है, ठीक है, ये तो ऐसे भी याद रख सकते हो। नाउन क्लॉज पहचानने का एक तरीका ये भी है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाएंगे। द ट्रेवलर वॉज किल्ड डैश अ हाईवे मैन डैश अ डैगर सॉरी। प्रेपोजिशन सही यूज़ करना है यहाँ पे। यहाँ पे सही द ट्रेवलर वॉज किल्ड है ना। सिंपली यहाँ पे याद रखना वॉज किल्ड, इट मीन्स ये पैसिव वॉइस में है। अब पैसिव वॉइस में आया तो ये विद तो लगेगा नहीं, बाई तो नहीं लगेगा। अच्छा यहाँ पे विद बाई या बाई विद लग सकता है, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा बाई। द ट्रेवलर वॉज किल्ड बाई आ हाईवे मैन विद आ डैगर के साथ, है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विद आ डैगर, खंजर के साथ। चूज द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन। तो टाइम और टाइड यानी कि समय और लहरें,
समय और लहरें ये फेमस प्रोवर्ब है, ठीक है। तो जैसे आपके बहुत सारे ऐसे वो हैं ग्रामर में, जैसे आपके रेन एंड मार्टिन हो गए, उनके अनुसार अगर देखा जाए कि टाइम एंड टाइड यानी कि समय और लहरें दो अलग अलग नेचुरल पावर हैं, इसलिए इन्हें प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है ना, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसमें जो वर्ब आएगी वो कैसा आएगा, वर्ब भी प्लूरल होगी, है ना। तो ये करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे यही करेक्ट होगा, वेट। ये ध्यान रखना है, टाइम एंड टाइड ये प्लूरल माने जाते हैं और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है। जैसे स्टैंडर्ड ग्रामर है लाइक रेन एंड मार्टिन, उनके अनुसार अगर देखा जाए टाइम एंड टाइड, तो ये ध्यान रखना है क्योंकि दोनों ही अलग अलग नेचुरल पावर्स हैं, इसलिए यहाँ पे प्लूरल माना जाएगा इन्हें। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच, कॉल द फर्स्ट विटनेस जज सेट द जज। तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इसमें क्या है, इसमें सेंस के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या सेंस निकल रहा है, जज ने कहा कि पहले विटनेस को बुलाओ, तो जज क्या करता है, जज कमांड देता है, ऑर्डर ही देता है, यही सेंस निकलता है। तो हम यहाँ पे सेड को या तो कमांड में चेंज कर देंगे या तो ऑर्डर में किसी से रिक्वेस्ट की बात हो रही है, यह साधारण सी बात तो नहीं हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपली जज क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है या कमांड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी सेड वाला नहीं, रिक्वेस्टेड की बात ही नहीं हुई है यहाँ पे, रिक्वेस्ट थोड़ी ना करेगा। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, पैसिव वॉइस चेंज करना, पीपल बिलीव दैट ही इज़ ऑनेस्ट, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, पीपल बिलीव दैट ही इज़ ऑनेस्ट। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पैसिव वॉइस में बनाएंगे जब किसी सेंटेंस की शुरुआत पीपल बिलीव से होती है ना। जैसे मैंने कहा दे सेड, दे से, है ना, दे से। तो पीपल बिलीव से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है, ये कहते हैं ना लोग मानते हैं, या पीपल से लोग कहते हैं, या एवरीवन नोज से सेंटेंस स्टार्ट होती है, ऐसे भी, या पीपल बिलीव से सेंटेंस स्टार्ट हो, या फिर आपका पीपल से सेंटेंस स्टार्ट हो, है ना, या फिर आपका एवरीवन नोज, एवरीवन नो से सेंटेंस स्टार्ट हो। तो इसका पैसिव वॉइस ना कैसे होगा, इसका पैसिव वॉइस इनको हटा के इसका पैसिव वॉइस आप या तो इट इज़ बिलीव्ड में चेंज कर दोगे इन्हें, बिलीव, या फिर आप इट इज़ सेड से शुरू करोगे इन्हें हटा के। पीपल बिलीव से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा, पीपल से या एवरीवन नोज, तो इसे पैसिव वॉइस में आप इट इज़ बिलीव्ड या इट इज़ सेड, है ना, इसे शुरू करोगे। उसके बाद आगे का जो पूरा क्लॉज होगा दैट ही इज़ ऑनेस्ट को एज इट इज़ रख दोगे। जैसे यहीं पे आ जाएंगे हम सेंटेंस में, तो पीपल बिलीव दैट ही इज़ ऑनेस्ट, तो ही इज़ बिलीव्ड नहीं होगा, मैंने कहा इसका एक रूल है, इट इज़ बिलीव्ड या इट इज़ सेड, तो इट इज़ बिलीव्ड, उसके बाद आगे वाला जो यहाँ पे क्लॉज है इसको एज इट इज़ रख देंगे, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी यही सिर्फ इसी को चेंज करना है, इसको चेंज करके ये दोनों रखने हैं, ये दोनों रखने हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थी क्लास आपकी 50 क्लास थी। अच्छा, नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा टफ लेके आऊँगी और भी अच्छे अच्छे रूल पढ़ेंगे, टफ थोड़ा रहेगा तो सही रहेगा। चलिए, कैसे लगे क्लास, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके नोट्स ले लीजिएगा। अभी 2 राइटर के नोट्स कंप्लीट हैं, मिल्टन शेक्सपियर, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, हिस्ट्री, पूरे टीजीटी के कोर्स कंप्लीट हैं। बस इतना है कि 4 राइटर का भी और चाहिए, तो 4 राइटर में जल्दी मिल जाएगा ऑरवेल और कीट्स का, बाकी फिर गोल्सवर्दी और उनका मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप जरूर करते रहिएगा। बाय बाय।